हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ नायक है। मैं एक पेन फिजिशियन हूं और एक क्रिटिकल केयर यूनिट का हेड हूं। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। चलिए, इम्यूनिटी है क्या? अभी जैसे कोविड का सिचुएशन आया है तो हर कोई इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले किसी को इम्यूनिटी पता नहीं था कि इम्यूनिटी होता क्या है। तो इम्यूनिटी जैसे किसी भी कंट्री या किसी की डिफेंस सिस्टम होता है किसी भी देश का, वैसे ही हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो होता है इम्यूनिटी। ये हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, हमारे अंदर जो बीमारी प्रोड्यूस हो रहा है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, और कोई अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन हमारे अंदर होता है तो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, और साथ ही साथ ऐसे बैलेंस बना के रखता है ताकि हमें कोई एलर्जी ना हो और कोई ऑटो इम्यून डिजीज ना हो। इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो हम पैदाइश हमारे अंदर रहता है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो हम ग्रो करते हैं, तो ऑन द वे हम ये एक्वायर करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी ये दो तरह का हो सकता है, एक नेचुरल और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो होती है, ये जैसे कोई बॉडी में इन्वेजन हुआ या कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर घुसता है तो इमीडिएटली क्या रिएक्शन होता है, वो होता है इनेट इम्यूनिटी। वो इनिशियली 12 घंटे के अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस और इपिथेलियल बैरियर जो स्किन या हमारा म्यूकोजा जो प्रोटेक्ट करता है, ये इनेट इम्यूनिटी में आता है। फैगोसाइट्स होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं। तो ये इनिशियल टाइम पीरियड में होता है 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे के बाद जो काम करता है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, जिसमें WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, वो अलग अलग सेल्स होते हैं। उसमें से बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। टी लिम्फोसाइट जो है वो एफेक्टर टी सेल प्रोड्यूस करता है, जो कीटाणु या जो वायरस या जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुसते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं। तो आइए बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। आजकल जो भी हम बात कर रहे हैं कोविड सिचुएशन में कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो इसका मतलब है हमारा इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इनेट इम्यूनिटी मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होता है। पहला तो होता है एज। दोनों एक्सट्रीम एज में, यंग एज या ओल्ड एज में, दोनों केस में इम्यूनिटी हमारा लो रहती है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, इनिशियल 3 मंथ तक उसके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ होता, तो इसीलिए उसके इम्यूनिटी लो रहते हैं। जैसे ग्रो होते हैं, ओल्ड एज होती है, तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स जो हैं डेथ हो जाते हैं, तो हर ऑर्गन काम करना कम कर देता है। तो ऐसे ही इम्यूनिटी सिस्टम्स जो है वो भी कम काम करता है। तो दोनों एक्सट्रीम में इम्यूनिटी लो रहता है। कुछ हार्मोन्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे थायराइड हार्मोन है। तो जिनका थायराइड हार्मोन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, तो उनका इम्यूनिटी कम रहता है। स्टीरॉयड्स जिनके बॉडी में एक्सेस प्रोड्यूस होता है या कोई स्टीरॉयड ले रहा है बाहर से, तो हमारा बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है तो भी इम्यूनिटी कम हो जाता है। माल नोरिश्ड जो होते हैं उनका इम्यूनिटी पावर बहुत लो होता है, तो उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। मेडिसिन, अगर कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो ये सारे मेडिसिन हमारे इम्यूनिटी को वीक कर देता है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। इम्यूनोसप्रेशंस, कुछ दवाई होती हैं जो इंटेंशनली इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए यूज होता है। दर्द होने वाले जो दवाई खाते हैं दर्द को छुटकारा पाने के लिए, या कोई कैंसर पेशेंट है, अगर कोई कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या कुछ थेरापी ले रहे हैं तो उनका इम्यूनिटी कम होता है। कुछ बीमारियां होती है जहां इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है किसी को शुगर या डायबिटीज है या अस्थमा है, कैंसर है, तो इन केस में इम्यूनिटी कम रहता है। वो बीज हैं
अगर बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मोटापा है, हमारा BMI मोर देन 25 है, तो उनका इम्यूनिटी लो रहता है। स्ट्रेस, अगर कोई टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो बॉडी में स्टीरॉयड रिलीज होता है, तो स्टीरॉयड बॉडी का इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो बॉडी का डिफेंस जो है 2 लाइन है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारा जो स्किन कवरिंग है और मुंह जो जितना भी ओपनिंग है, नाक, मुंह, ये सब में जो म्यूकोसा कवरिंग है वो पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद सेकेंड लाइन, अगर उसको कोई क्रॉस कर लेता है, बैक्टीरिया या वायरस या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्ले करता है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडी कहलाते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो पहले आइए जानते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे इपिथेलियल या सरफेस। तो इस डिफेंस को अभी हर कोई बोल रहा है कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, पीपीई किट पहनो, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब उसको हेल्प कर रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, ताकि हमारे बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस अंदर न घुस पाए। तो स्किन, ये स्किन क्या है, एक तो मैकेनिकल बैरियर क्रिएट करता है अंदर घुसने में। दूसरा है जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो स्वेट सॉल्टी रहता है, हाई सॉल्ट कंटेंट रहता है, जो कुछ बैक्टीरिया और वायरस को किल करने में हेल्प करता है। हमारे स्किन से कुछ ऐसे ऑयल सिक्रेशन होते हैं जो फैटी एसिड्स है, जो सोप के कंपोनेंट जैसे रहते हैं, तो वो कुछ बैक्टीरिया और वायरस को किल करने में हेल्प करते हैं। हमारे जो सांस की नलियां हैं, जैसे नाक से लेकर हमारे एल्वियोलस तक, वो इस तरीके से बना है कि कोई भी चीज अंदर घुस ना पाए। तो पहले तो वहाँ पे म्यूकोजा है, उसमें हेयर्स हैं जो एंट्रैप कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, और जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्रॉस करके अंदर एल्वेओलस तक चले जाते हैं, तो वहाँ पे फेगोसाइट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करके खा जाते हैं। और कंटिन्यूसली जो म्यूकस सिक्रेट होता है, कफ जिसको बोलते हैं, वो कंटिन्यूसली बाहर तरफ पुश होता रहता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें चिपक के बाहर निकल जाते हैं। और उस सेल्स का जो लाइनिंग होता है उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो एडर चिपका देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और आगे जाने में रोक देते हैं। माउथ के अंदर सलाइवा सीक्रेट होता है, तो सलाइवारी जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया और वायरस को। और कोई भी चीज अगर हम निगल जाते हैं तो पेट में जो पीएच है, पीएच एसिडिक रहता है, तो उस एसिड पीएच में कुछ जल जाते हैं। हमारे आंख में कंटिन्यूसली वेट रहता है, मतलब सूखा नहीं रहता, हमेशा गीला रहता है। तो जो लैक्रिमल सिक्रेशंस होते हैं, जो टीयर होता है, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करने में हेल्प करते हैं, जिसको लाइसोजाइम भी बोलते हैं। हमारे यूरिन फ्लशिंग एक्शन करता रहता है, तो फ्लश करता रहता है। और सीमेन में स्पार्मिन और जिंक एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहते हैं। जिंक बैक्टीरिया और वायरस को किल करने में हेल्प करता है। वेजाइना में पीएच जो रहता है वो एसिडिक रहता है, तो उस एसिडिक पीएच में कुछ वायरस और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फेगोसाइट्स कैसे किल करता है उसके बारे में जानते हैं। जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ये अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है, तो वो फेगोसाइट्स क्या करता है, उसको चारों तरफ घेर के उसको अंदर घुसा लेता है। अंदर घुसा के उसको लाइसोजोम करके एक ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, उसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया या वायरस के चारों तरफ घेर के उसको डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उससे जो खराब चीज निकलता है वो बाहर फिर सेल फेंक देता है। अगर आप ये देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड दिख रहा है, बट किस तरीके से हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करता है वो देखते हैं। जैसे आप
का हाथ कट जाता है ग्लास में कट गया तो वहां पे जो बैरियर था वो खुल गया, तो हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया और वायरस घूम रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी को अटैक करते रहते हैं। तो जैसे ही कहीं थोड़ा सा गैप दिखा वहां पे वो घुसना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही कोई चोट लगता है तो बॉडी का कुछ केमिकल रिलीज होता है वहां पे, जिससे वहां पे जो खून बहाव है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और वहां पे खून का ज्यादा फ्लो होने से वहां पे गर्माहट होती है, सूजन होता है और रेड दिखता है। उसके साथ साथ वहां पे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हमारे ब्लड से कुछ प्रोटीन्स भी निकलते हैं, और वहां पे हमारा क्लॉट बन जाता है, ताकि आगे अंदर घुस ना पाए। वो क्लॉट मतलब दीवार जैसे खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो डिफेंस आर्मी हैं हमारे, वो आते हैं और वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जहाँ से कहीं इन्फेक्ट हो जाता है तो पस निकलता है, तो वो पस जो है वो मरे हुए WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर स्लोली स्लोली क्या होता है, वहाँ पे जब हमारे डिफेंस सिस्टम आके बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं, साइमल्टेनियसली कुछ प्रोटीन्स आते हैं, तो वहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, और फिर वहाँ पे हील होके वो घाव भरता है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। जब कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है, और उस खुद वायरस का लाइफ नहीं रहता, बट हमारे किसी भी सेल्स के अंदर जब घुस जाता है तो पैदा करना शुरू कर देता है। हमारे खुद का सेल्स का जो जीन या क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके साथ अटैच होके, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स बनाता है जो प्रोटीन होते हैं, उसको इंटरफेरन बोलते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, जो वायरस न्यू वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वायरस दूसरे आजू बाजू सेल्स को कैसे डैमेज न कर पाए या उसके अंदर कैसे घुस न पाए, उसके लिए काम करते हैं। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी का इम्यूनिटी के लिए। एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। जब हम ग्रो करते रहते हैं तो जो इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं वो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। ये एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। एक्टिव का मतलब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम काम करके जो बनाता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, वो एक्टिव होता है। पैसिव हम बाहर से कुछ इंजेक्शन बना बनाया चीज अगर हम रेडीमेड फॉर्म में अपने अंदर घुसा रहे हैं तो होता है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक्स या आर्टिफिशियल्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा चिकन पॉक्स या मिजिल्स किसी को होता है तो दोबारा फिर से नहीं होता, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप कर लेता है। इन्फ्लुएंजा या जो कॉमन कोल्ड है वो बार बार होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वायरस है वो वायरस अपने आप को हर साल चेंज कर देता है अपने बॉडी को। तो हर साल उसको वैक्सीनेट अगर हम कर रहे हैं तो 1 साल के लिए ही इफेक्टिव रहता है वो वैक्सीन। पोलियो पोलियो अभी हर किसी को पोलियो की दवाई पिया जाता है, तो हर ऑलमोस्ट 80% 90% पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी पोलियो के एंटीबॉडी या उसके अगेंस्ट में काम करने वाले प्रोटीन हैं, जिसके कारण वो पोलियो हो ही नहीं रहा है। बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है और उससे जो हमारा बॉडी प्रोटेक्ट करता है वो टेम्परेरी होता है, बट वायरस से जो बॉडी में प्रोटेक्शन आता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप किया जाता है। ये बैक्टीरिया के लिए भी हो सकता है, वायरस के लिए भी हो सकता है, और इसको हम वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन अगर हम रिपीटेड डोजेस देते हैं, एक बार लिए फिर दोबारा फिर तिबारा, तो हर बार उसको बूस्टर डोज बोलते हैं।
तो हमारा इम्यूनिटी और ज़्यादा इंक्रीज होता है। ये जिंदा वायरस को हमारे बॉडी में या जिंदा बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसका पावर को थोड़ा कम करके, ताकि हमारे बॉडी में सिम्टम्स न हो, बट उसके अगेंस्ट बॉडी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज डेवलप कर पाए, या कुछ बैक्टीरिया या वायरस को किल करके उसका कंपोनेंट्स को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वही बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या घुसने की कोशिश करे तो पहले से हमारा बॉडी के पास उसके अगेंस्ट में ऐसे चीज बनाया हुआ हो ताकि वो हमें बीमार न कर पाए। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो कॉमनली यूज होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन या इंजेक्टेबल मिजिल्स जो वैक्सीन होते हैं, ये जिंदा वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उसे बॉडी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो किल्ड वैक्सीन है वो लेस इफेक्टिव होता है लाइव वैक्सीन से, रिपीटेड डोज लगता है और इंजेक्शन फॉर्म में होता है। तो अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं इसी के ऊपर कोरोना वायरस को लेके, बोथ लाइव वैक्सीन और प्रोटीन वैक्सीन, उसका आरएनए वैक्सीन, अलग अलग उसका कंपोनेंट को लेके बहुत सारे कंपनियां रिसर्च कर रही हैं उसके ऊपर। जो नेचुरल तरीके से पैसिव इम्यूनिटी होती है बॉडी में, वो प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। जब बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर इम्यून सेल्स का मैच्योरिटी नहीं होता, खुद अपने आप पे डिफेंस नहीं कर सकते, तो बॉडी में बच्चे के बॉडी में जो इम्यूनिटी जाता है वो मदर का इम्यूनिटी से ट्रांसफर होता है। तो मदर का इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो अपने मदर का जो इम्यूनिटी उसमें अंदर ट्रांसफर हुआ है वो इनिशियल 3 महीने तक रहे। 3 महीने के बाद जब खुद का बॉडी का इम्यूनिटी डेवलप हो तो बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कन्वालेसेंट सीरा के बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप देखेंगे ये रेड कलर जो आदमी है ये कोविड-19 पेशेंट है, ये इसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसका बॉडी अभी रिकवर कर रहा है। तो जब रिकवर कर रहा होता है उसके बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं वो डेवलप होता है, तो उसका ब्लड को निकाल के उस एंटीबॉडी को अलग किया जाता है और उसको हम इधर अगर ये देखेंगे, ये एक आदमी है जो रेड और ब्लैक में है, आधा ब्लैक आधा रेड, ये एक्सपोज हो गया है कोविड को। तो उस केस में अगर उसको उस इंजेक्शन को लगाएंगे तो उसको फुल ब्लोन इन्फेक्शन नहीं होगा, या अगर ऑलरेडी कोविड इन्फेक्टेड है और उस कंपोनेंट को उसको इंजेक्शन लगते हैं तो उसका डेथ नहीं होगा। तो ये कॉन्वलेसेंट सीरम, इस पे भी बहुत सारे रिसर्च चल रही है अभी। हर्ड इम्यूनिटी, ये भी हर कोई बात कर रहा है आज की डेट में। ये कोई भी इन्फेक्शन जब पूरे पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर देता है तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाती है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, ये ग्रीन कलर जो है ये सब प्रोटेक्टेड हैं, बट रेड कलर वाले जो हैं ये अनप्रोटेक्टेड हैं। बट इन दोनों के बीच में इतना गैप है कि उनको इन्फेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आज की डेट में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ गाइडलाइन दिया है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकें, क्योंकि कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है कोविड-19 का, तो इम्यूनिटी बढ़ाना ही इम्पोर्टेंट तरीका है। अगर बाई चांस इन्फेक्ट भी हो जाए तो हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है इतना पावरफुल हो ताकि वो उससे लड़ पाए और हमें सिम्टम्स ना हो और डिजीज फुल ब्लोन ना हो।
तो कुछ मेजर्स है, जैसे गर्म पानी रेगुलरली पीते रहें। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीवियर एक्सरसाइज करते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, बट मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए अच्छा होता है। तो एटलीस्ट 30 मिनट का घर पे ही कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इसको अगर हम अपना सेवन करें तो इससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। च्यवनप्राश 10 ग्राम मॉर्निंग, और अगर डायबिटिक हैं तो उनको शुगर फ्री च्यवनप्राश लेने की ज़रूरत है। काढ़ा बना के, जैसे तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूंठी, रेसिन, ये सब को मिला के काढ़ा बना के ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जैगरी डाल सकते हैं और लेमन जूस डाल सकते हैं। गोल्डन मिल्क या हल्दी दूध, 150 ml हल्दी, 150 ml दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के सुबह शाम ले सकते हैं दिन में। प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने में, क्योंकि जो भी मैंने बात किया, एंटीबॉडी या इंटरफेरन, ये सब चीज़ें प्रोटीन से बनता है। तो एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक हमारा बॉडी में होना चाहिए। एडिक्वेट प्रोटीन का मतलब है आपका वेट जितना है उतना ग्राम प्रोटीन। अगर आप 60 kg के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी में होना चाहिए। और प्रोटीन का सोर्स जो है ये नॉन वेज और वेज होता है, बट नॉन वेज अगर हम खाते हैं तो बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, तो मल्टीपल डिजीज का रिस्क रहता है। तो वेजिटेबल्स प्रोटीन ज़्यादा बेटर है नॉन वेज प्रोटीन से। हाइड्रेट्स करते रहना चाहिए अपने बॉडी को। 8 से 10 ग्लास पानी पीना है रोज। फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, सलाद, ये सब खाना चाहिए। पानी को हम लेमन वाटर, जिंजर वाटर, तुलसी, मिंट वाटर करके ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा प्लेन वाटर से ये वाटर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन से फ्लश आउट करता है, टॉक्सिन से। जितना ज़्यादा वाटर पिएंगे उतना ज़्यादा फ्लश आउट होता है। फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स खाना है साइट्रस कंटेनिंग, साइट्रस फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो। आइडियली 1000 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो एक नींबू में अराउंड 30 से 40 मिलीग्राम, एक संतरे में 3 से 40 मिलीग्राम का विटामिन सी रहता है। तो हमें अगर 1000 मिलीग्राम खाना है तो कम से कम 30 संतरे या 30 नींबू खाना पड़ेगा। तो इतना सारा तो खा नहीं सकते, तो विटामिन सी का सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही जरूरी है। बीटा कैरोटीन, कुछ फ्रूट्स होते हैं या सलाद होते हैं जिसमें ऑरेंज कलर का है, वो बीटा कैरोटीन होता है। तो ये बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और विटामिन ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है और इम्यूनिटी को बेटर करता है। ऐसे ही विटामिन ई रिच फूड खाना है, ये एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करता है। और वेजिटेबल्स ऑयल, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, सोया, एग यक, ये सब में विटामिन ई मिलता है और स्पेशली ओलिव ऑयल ले सकते हैं। विटामिन डी बहुत सारे काम करता है। विटामिन डी पहले सिर्फ बोलते थे कि ये हमारा हड्डियों को मजबूत करता है, बट आजकल देखा गया है कि विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने इम्यूनिटी के लिए। तो सन से एक्सपोज होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन एक्सपोजर से हमारे स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। और अभी कुछ रिसर्च चल रहा है जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है वायरल इन्फेक्शन से, जैसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन से, जिसके कारण डेथ होती है। तो विटामिन डी अगर एडिक्वेट अमाउंट में हमारे बॉडी में है तो वो प्रोटेक्ट करता है।
तो कुछ फिश है, टूना, मैक्रेल, साल्मन, ये सब में विटामिन डी रहता है। मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में रहता है विटामिन डी। और कुछ फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहते हैं। विटामिन B6 न्यू इम्यून सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बॉडी का इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। ये ड्राइड ईस्ट, व्हीट जाम, पॉलिश राइस पॉलिशिंग एंड लीवर, इसमें पाया जाता है। विटामिन B6। जिंक एसेंशियल मिनरल्स है इम्यून सेल्स को ग्रोथ करने में और अलग अलग टाइप का सेल्स के बनाने में। और जिंक का अमाउंट अगर हमारे डाइट में एडिक्वेट अमाउंट है तो ये देखा गया है कि उनको खांसी जुकाम बहुत कम होता है और लूज मोशन या डायरिया कम होता है। यूजुअली 15 मिलीग्राम डेली इंटेक होना चाहिए मिनिमम, जिंक का रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, तो अवॉइड करने के लिए पैकेज फूड, कोई भी पैकेज फूड खा रहे हैं तो उससे हमारा इम्यूनिटी कम हो सकता है। ओवर कुक फूड, अगर कोई फूड को ज़्यादा पका के खा रहे हैं तो उसमें जो उसका एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी था, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो खत्म हो जाते हैं। व्हाइट शुगर को अवॉइड करना है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करना है जो इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। चार्ल्स डार्विन ने बहुत साल पहले कोट किया था कि जो सरवाइव करते हैं वो फिट होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर हम अपना इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो हम सरवाइव करेंगे। तो थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी।